Good morning, students. Today I will start chapter 2, blood, and chapter 2, blood and its type, रक्त और इसके प्रकार। इससे पहले मैंने कल ब्लड का स्ट्रक्चर यानी रक्त की संरचना समझाई थी। उसमें मैंने मतलब एक तो आरबीसी के बारे में बताया था, एक डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था और एक प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। तो मैं इसकी तो बता दी थी, इसकी भी बता दी थी, लेकिन यहाँ पर आकर के थोड़ा रुक गया था। तो मैंने ये बताई थी प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। बिंबाणु जो होते हैं वो इनकी संख्या 3 लाख होती है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर ब्लड में जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख होती है। दूसरा मैंने बताया था इनकी लाइफ जो होती है यानी जीवन वो 10 डेज का होता है। जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 दिन का, 10 दिन का होता है। मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का है। ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। अब ये रक्त का थक्का जो बनता है वो इसका थोड़ा समझ लो कैसे। जब हम छोटे हो जाते हैं यानी कोई घाव हो जाता है कहीं, बाउंड घाव, अब उस घाव में से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, रक्त निकलेगा। तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ब्लड जो है वहीं की वहीं क्लॉट या जम जाता है, यानी रुधिर का थक्का बन जाता है। तो ये बनता कैसा है? ब्लड जैसे ही बाहर आता है बॉडी के या इंजर्ड रहती है उसके बाउंड से ब्लड बाहर आता है, वैसे ये जो है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यानी ब्लड हमारा जो है वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो इसमें जो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन किसमें होती है? फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन जो होती है वो फाइबर में बदल जाती है। फाइबर यानी तंतु फाइबर में बदल जाती है, यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन चेंज इनटू फाइबर। अब मान लीजिए ये हमारा बाउंड है, यहां पर जैसे ही फाइब्रिनोजन फाइबर में चेंज होंगे तो वो फाइबर जो है बाउंड के माउथ पर यानी घाव के ऊपर एक फाइबर कहते हैं तंतु को, धागे को, ये आड़ी तिरछी जो है एक जाल बना लेता है और वो नेट जो बन जाता है। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं जो ब्लड के साथ बाहर आती हैं वो वहीं की वहीं उसमें रुक जाती हैं, यानी जो फाइबर बन गया, नेट बन गया इसका फाइबर का, वो नेट जो है वो रुधिर कणिकाओं को बाहर नहीं आने देता है। दिस टाइप इज द ब्लड क्लॉटिंग। इस प्रकार से ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो ये मतलब मैंने फिर बता दिया, तीनों के कार्य बता दिए थे। अब मैं बताऊंगा तुम्हें फंक्शन ऑफ द ब्लड, फंक्शन ऑफ द ब्लड। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं में फंक्शंस ऑफ ब्लड। रुधिर के मुख्य कार्य, रुधिर के
ये मैंने कल ही बताया था कि ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में निरंतर बहता रहता है। तो इसके जो कार्य आते हैं निकल करके वो निम्न प्रकार से हैं, मैंने लिख दिया है। O2 पर CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य परिवहन या विनिमय करना। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा, O2 का CO2 का वातावरण तथा O2 का CO2 का पूरा नाम समझ लेना, वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय एक्सचेंज, यानी exchange of the O2 and CO2 between environment and tissues, यानी ऑक्सीजन गैस और CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य क्या होता है, विनिमय होता है, अदला बदली होती है। कल मैंने ये बात बताई थी, जिस समय मैं रेस्पिरेशन बता रहा था उस समय किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे उदर में मिलती है और CO2 रक्त में मिलकर के श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकलती है। पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन, विभिन्न स्थानों तक परिवहन, यानी ब्लड हमने बताया था, जब भोजन का पाचन बता रहे थे, डाइजेशन ऑफ फूड बता रहे थे, तो वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड में आकर के मिल जाता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये शरीर के डिफरेंट भाग तक, डिफरेंट क्या मतलब पूरे शरीर में पहुंचाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के सभी भागों को क्या पहुंचाता है, पोषक तत्व। तो ये डाइजेशन जब बता रहा था तो उस समय बताया था कि पचा हुआ भोजन छोटी आंत में अवशोषित एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में मिल जाता है, और चूंकि ब्लड हमारे सारे शरीर में सर्कुलेट होता है, उस सर्कुलेशन के साथ ही उसमें पचे हुए भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाते हैं। तीसरा फंक्शन ये है शरीर की पीएच पर नियंत्रण करना, यानी क्या मतलब हो गया, कंट्रोल ऑफ बॉडी पीएच, कंट्रोल ऑन बॉडी पीएच। पीएच के बारे में जब केमिस्ट्री का जब आएगा तो बताऊंगा, कंट्रोल ऑन बॉडी पीएच, यानी शरीर के पीएच पर, पीएच की मात्रा पर नियंत्रण रखने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो इसके बारे में मैंने ये भी बताया था, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा बता दिया था। दूसरा किसमें कंट्रोल करता है, शरीर के तापक्रम पर, तापक्रम पर नियंत्रण करता है, यानी ब्लड अगर हमारे शरीर में होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है कंट्रोलिंग द बॉडी पीएच। तो मतलब ये शरीर का जो भी टेम्परेचर होता है हमारा कितना होता है,
98.4 के करीब होता है, 4 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये ध्यान में रखना, वो शरीर के तापमान को कौन बनाए रखने का काम करता है? ब्लड करता है। नंबर 5 जो है प्रतिरक्षण के कार्य का प्रतिरक्षण के कार्यों पर या कार्यों का संपादन। इसका मतलब क्या हुआ? कल मैंने बताई थी प्रतिरक्षण यानी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है उसके कार्यों को जो है संपादित करता है, यानी कि ये क्या करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ द इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क्स। इम्यूनिटी रिलेटेड वर्क यानी जो प्रतिरक्षा शक्ति के काम मैंने बताई थी कि कोई भी रोग के रोगाणु जो है जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो किसके साथ सर्कुलेट होते हैं? वो ब्लड के साथ। तो वहां पर जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं यानी WBC होती हैं, वो उन रोगाणुओं को, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स को मतलब भक्षण कर जाती हैं। उनको जब नष्ट कर देती हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्लड ही है, क्योंकि ब्लड में WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स पाई जाती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करती हैं। और रोगाणुओं के जो बैक्टीरिया हैं वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो WBC ही यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं ही उनको समाप्त करती हैं। एक नंबर 6 जो है हार्मोन को आवश्यकतानुसार परिवहन करना यानी ट्रांसपोर्ट, परिवहन करना यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। यानी ये हार्मोन जो हमारे ब्लड में मिले रहते हैं, इनको मतलब जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब जैसे तुमने देखा होगा कि हमारे शरीर को फलाने स्थान पर यानी स्टोमक को ले लो, चाहे इंटेस्टाइन में कह लो, चाहे हमारे माउथ में कह लो, जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं यानी एंडोक्राइनल ग्लैंड होती हैं, वो हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। तो उनको ब्लड में मिल जाते हैं वो हार्मोन, और जिस शरीर के जिस भाग को आवश्यकता होती है उसको उसी के अनुसार उस स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। जैसे मान लो हमें थायरॉक्सिन हार्मोन है, अब ये ग्वाइटर नाम की डिजीज हो जाती है तो वहां पर हमें आयोडीन तत्व की कमी हो जाती है। थायरॉक्सिन इंसुलिन है, ये ब्लड में शुगर की मात्रा पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो मतलब इंसुलिन हार्मोन जो है मतलब ब्लड में घुल करके वहीं पैंक्रियाज कहाँ पहुंचता है? अग्नाशय में पहुंचता है। तो उससे मतलब जो है वो हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। एक और है इसका में उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना। यानी जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, भोजन के पाचन के बाद भोजन का ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन। उस ऑक्सीकरण में मतलब क्या होता है? कुछ अवशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन, अमोनिया, यूरिया ये बनते हैं
मैं उत्सर्जन की क्रिया में बताऊंगा, उत्सर्जन की क्रिया में यही बताऊंगा कि मतलब हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल यानी विच मेड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो कि भोजन के ऑक्सीकरण के बाद बनते हैं, उनको शरीर से बाहर कैसे निकालते हैं। तो जो आर्टरीज होती है वो रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो इनको मतलब मूत्र में ब्लड बहता है, ब्लड में हमारे ये उत्सर्जित उत्पाद यानी वेस्ट मटेरियल भी है, ये वेस्ट मटेरियल किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है। तो ब्लड सर्कुलेट होता है तो हमारी किडनी तक पहुंचता है और किडनी पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, यानी जहां ग्लोमेरुलस और बोमन संकुट होता है वहां पर मूत्र के छन्ने की क्रिया होती है और वो उत्सर्जित पदार्थ जो है शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रक्त के वैसे बोर्ड के हिसाब से तैयार करो तो कोई भी 4 कार्य तैयार कर लेगा। अब आता है टाइप ऑफ ब्लड, ये मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, टाइप ऑफ ब्लड। अब अगर ये पूछ ले तुमसे व्हाट इज, क्वेश्चन डाल दिया जाए व्हाट इज ABO ग्रुप ऑफ, व्हाट इज ABO ब्लड ग्रुप, क्या दे दे क्वेश्चन, ये मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। टाइप ऑफ ब्लड में रक्त जो है हमारे 4 प्रकार का होता है, ये मैं 4 प्रकार को लिख रहा हूं, A, B और AB और एंड O, ये 4 प्रकार का आता है, 1 2 3 और ये 4। तो ब्लड आर 4 टाइप्स, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप A। अब ये चारों प्रकार का जो रक्त होता है वो एंटीजन के ऊपर आता है, ये ग्रुप क्या होते हैं हमारे RBC का मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की सरफेस यानी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अगर मान लो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? ए एंटीजन पाया जाएगा, तो वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। जिस व्यक्ति की लाल उदर कणिकाओं की सरफेस पर यानी सतह पर बी एंटीजन पाए जाते हैं, कौन से? बी एंटीजन पाए जाते हैं, तो उसका व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर मान लो जिस व्यक्ति के लाल उदर कणिकाओं की सतह पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, वो ए एंड बी एंटीजन्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो वो व्यक्ति कौन से ग्रुप का होगा? ए बी ग्रुप का होगा, जिस पर दोनों कणिकाएं दोनों होंगी, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इसी आधार पर इसके टाइप बनाए गए हैं। और जिसके लाल उदर कणिकाओं की सतह पर देयर इज नो एंटीजन, कोई भी लाल उदर कणिकाओं की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ओ ग्रुप में शामिल किया जाएगा। फिर समझ लो, लाल उदर कणिकाओं की सतह पर अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो ए ग्रुप होगा, अगर बी पाया जाता है तो मतलब बी होगा, अगर जिस
पर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं तो वो ए बी ग्रुप होगा। और जिस व्यक्ति की लाल उदरकणिकाओं की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसी को हम जो है मतलब क्या कहते हैं, रक्त के इन्हीं समूह को, कौन से समूहों को, ए बी एंड ओ, इन समूहों को हम जो है एबीओ रक्त समूह कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन लिखाया था ना, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये जो सारे ग्रुप समझाए थे मैंने एबी, इन्हीं को मतलब जो है एबी को रक्त समूह कहा जाता है। ए बी ओ रक्त समूह कहा जाता है। अब यहां एक बात ध्यान रखना, यहां एक एंटीजन और काम करेगा। इन रक्त समूह के अलावा क्या होता है, एक एबी प्रतिजन के अलावा जो है मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पर यानी लाल उदरकणिकाओं पर एक और प्रतिजन कहा जाता है जिसे आरएच प्रतिजन कहते हैं। यानी लाल उदरकणिकाओं की सतह पर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पर एबी के अलावा अन्य प्रतिजन पाया जाता है, अन्य प्रतिजन पाया जाता है। उसे आरएच प्रतिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच प्रतिजन। इसकी खोज जो है रीसस-डाउन के बंदर में की गई थी, इसलिए इसे आरएच फैक्टर बोलते हैं। अब जिन व्यक्तियों में ये प्रतिजन पाया जाता है वो कहलाता है आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। और जिस व्यक्ति की लाल उदरकणिकाओं पर यानी आरबीसी की सरफेस पर ये नहीं पाया जाता है, कौन सा, आरएच प्रतिजन, वो आरएच नेगेटिव कहलाता है। ये दो का ध्यान रखना, यानी जिस व्यक्ति की लाल उदरकणिकाओं की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। और जिस व्यक्ति की लाल उदरकणिकाओं की सतह पर आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता है तो वो आरएच नेगेटिव कहलाता है। अगर भारतवर्ष में ये काम करके चले तो आरएच पॉजिटिव की संख्या जो है ज्यादा मिलेगी और आरएच नेगेटिव की संख्या के व्यक्ति कम पाए जाएंगे। इसके अलावा मैं बताऊं, एक सिस्टम और बता रहा हूं मैं, ये लिम्फ क्या है, लिम्फ ये जो है जनरल बात है, समझ लो। लिम्फ यानी इसे कहते हैं लसका। एक तंत्र होता है उसे कहते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसका तंत्र। दो तरह के होते हैं हमारे, एक पे तो ब्लड बहता है, नलकाओं में वेसल्स में ब्लड बहता है, और दूसरे में क्या बहता है, लिम्फ। एक सफेद रंग का पदार्थ होता है और ये क्या हो गया, रक्त हो गया। तो हमारे शरीर में जो है अगर बंद नलकाओं में बह रहा है तो क्लोज सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब अगर बंद नलकाओं में क्लोज वेसल के अंदर अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये ब्लड जो है वो कहलाएगा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिनमें नलकाओं में लिम्फ बहता है वो ओपन
उत्सर्जी पदार्थ आदि का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये ह्यूमन बीइंग में जो होगा वो बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बंद, क्योंकि ये नलिकाओं में जाता है। अभी जो ब्लड के मैंने कार्य बताए थे वो सारे के सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं? ब्लड के द्वारा होते हैं, और वहां पर इसलिए इसको कहलाता है बंद नलिकाओं में बहता है ब्लड, और उसी के द्वारा ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। तो इसमें बंद प्रसंचरण तंत्र में क्या आता है? रक्त आता है, हृदय आता है और रक्त वाहिनियां। रक्त यानी ये कह लो क्लोज में एक तो ब्लड आएगा, ये शामिल किया जाता है, और हार्ट ये शामिल होता है, हृदय, रक्त, और क्या शामिल होता है? वेसल्स। नलिकाएं इसमें दो तरह की होती हैं, धमनी और सिराएं। तो ये तीन चीजें होती हैं वो क्लोज सिस्टम में पाई जाती हैं, बंद परिवहन सिस्टम में पाई जाती हैं। इसके अलावा यानी रक्त के अलावा अगर हम देखें तो एक पदार्थ और पाया जाता है जो लिम्फ कहलाता है, और ये भी एक परिवहन का हिस्सा है, लेकिन ये बंद नलिकाओं में नहीं रहता है। इसका एक विशिष्ट तंत्र होता है जो क्या कहलाता है? लस्कर तंत्र, और ये जो है ओपन कहलाता है। अब प्रसरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है, जो ट्रांसपोर्ट के काबिल पदार्थ होते हैं उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है। तो हृदय के इस तंत्र का जो केंद्र जो है वो हार्ट ही है, जो हृदय को निरंतर रक्त नलिकाओं में पंप करने का कार्य करता है। ये जो कार्य होता है वो किसमें होता है? खुले में होता है। एक इसमें कॉमन पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, ब्लड इन नलिकाओं में बहता है वो तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, और जिसमें लिम्फ बहता है वो ओपन, ये बिटवीन द टिश्यूज। कहां क्लोज होता है? बिटवीन द टिश्यूज, ऊतकों के मध्य खुले स्थान में बहता है। इसको सारे सिस्टम को, इसको तो क्या कहते हैं? ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम, और इसको कहेंगे हम लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फेथेटिक सिस्टम। तो ये दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये अब मैं बात करूंगा इसके बाद, या नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करूंगा। एक हार्ट साउंड, ये मेल लिख लेना, हार्ट साउंड। हार्ट की जो साउंड होती है वो लब-डब कहलाती है, लब-डब, LUB, लब-डब। और ये हमें किससे पता चलती है? लब-डब। ये जो पता चलती है वो हमें स्टेथोस्कोप से पता चलती है। हृदय की अगर ये साउंड पूछ ले, एक स्पेशल साउंड होती है वो कहलाती है लब-डब। ये मतलब इसको नोट कर लेना, बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आर्टरी और वेन्स, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, दोनों सिस्टम देख लेना। जिसमें लिम्फ बहता है वो लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता